मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी अब आ रही है। हाँ, हम भी अभी सीख ही रहे हैं, देखिए भूल जाते हैं, तो हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ मार्गदर्शक शिक्षक होंगे। यदि हैं संतोष जी, मनोज जी, तो हाथ हैंड रेज करेंगे। संतोष जी हैं? हाँ, आगे संतोष जी। अच्छे, कितने बच्चे हैं यहाँ जो कि इस बार अपना प्रदर्शन भेजे होंगे? क्या हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग? अपने इस पर देखिए, मोबाइल से भी है तो उसमें भी एक ऑप्शन आएगा जिसमें हैंड रेज करने के लिए दिखला। जिन बच्चों ने प्रदर्शन भेजा है इस साल, अरुण कुमार और विनीत कुमार, हाँ, इनका प्रदर्शन आया था। अच्छा, माइक आप लोग सब कोई अपना ऑफ रखिए। आप लोग हैंड रेज कीजिएगा तो नाम लेकर के हम लोग पुकार लेंगे, उस समय अपना माइक ऑफ ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप जान नहीं रहे हैं और आपका मोबाइल ऑन है तो आप जो भी वहां बात करते हैं वो बात सार्वजनिक हो जाती है। आप बात हमारे पास तक पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं, वो बात आपके बिना जाने बिना समझे हुए वो बात बहुत लोगों के पास तक पहुंच जाती है। इसलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जब बोलना रहेगा तो हैंड रेज कीजिएगा। अभी भी अरुण जी का हैंड रेज है। अरुण जी, कुछ कहना है? नहीं, डाउन हो गया। नो मैम। ठीक है, तो संतोष जी तो आ गए हैं। आपके कुछ मार्गदर्शक शिक्षक हमें दिख रहे हैं, कुछ वैसे बच्चे भी दिख रहे हैं जिन्होंने कि इस बार प्रदर्शन दिया, जमा किया था, और उन सबों का आज की बैठक में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये बैठक लगातार 10 से 15 दिन तक के चलेगा, जिसमें आज तीसरा दिन है, और इस बैठक के बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक तो एक रूटीन टाइम पर अभी होने से हम लोगों की ये कोशिश है कि जिन बच्चों ने पहली बार ऑनलाइन बैठक ज्वाइन किया, उन्हें दिक्कत हुई या कुछ उलझन हुई या कुछ उत्सुकता हुई, वैसे बच्चे भी मोबाइल और लैपटॉप के सहारे ऑनलाइन बैठक में शामिल होना जान जाए। आज के डिजिटल युग में 21वीं शताब्दी के भारत में यह अपेक्षा की गई है कि हमारे शिक्षक और बच्चे सभी डिजिटली स्किल्ड रहे। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें ये कोशिश की गई है कि बच्चों को भी डिजिटल कुशलता जो है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनके प्रयोग करने की कुशलता सिखाई जाए। और ये अपेक्षा भी की गई है कि हम अपने सभी शिक्षकों को इस तरह की गुणवत्ता, इस तरह के सीखने कला जो है, ये जानकारी जो है, ये सभी शिक्षकों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये बार बार होने से अब हमारे मुख्य प्रवक्ता संजय सर आ गए हैं। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पूरे इसका ही जो अभी चल रहा है, जिस टॉपिक पर चर्चा, उद्देश्य यही है कि ये सब टॉपिक नियमित कार्यक्रम है जो एनसीईआरटी द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, वैज्ञानिक के जो तर्क हैं उससे लगाव के लिए, उसकी आदत विकसित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि बच्चे, उनके शिक्षक समाज में अपनी बातों को रखें, कुछ इंक्वायरी करें, कुछ इन्वेंशन करें और हमें दिखलाएं। तो जो इस साल का विषय था उसी में से एक विषय है हेल्थ एंड क्लीननेस। उस पर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय कुमार सर, उनकी बातें हम लोग सुनेंगे कि इसमें अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग किस तरह के प्रदर्शन की व्यवस्था करेंगे और किस तरह से अपने आदतों को सुधार करना है। तो ओवर टू संजय सर। संजय सर। मैम, हमें एक क्वेश्चन है। ठीक है, पूछिए क्वेश्चन। मैम, कितने दिनों से ये चल रहा है? बस अभी तुरंत स्टार्ट हुआ। आज से है मैम? नहीं, ये आज तीसरा दिन है।
आप परेशान नहीं होइए, आपको जब तक जरूरत होगी तब तक ये बैठक होगी, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम ही आप लोगों के लिए ही है। ओके मैम। ठीक है, आपका और भी कोई प्रश्न है? नो मैम। तो संजय सर भी अभी आ ही गए थे और फिर लगता है किसी काम में होंगे, फिर आ ही रहे होंगे। तो तब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे ये जानने का कि हम लोग इस वेबिनार में क्यों जुटे हैं। तो वेबिनार में जुटने का मुख्य है कि हम लोग भविष्य की तैयारी के लिए जुटे हैं। हर साल आप लोग प्रदर्शन बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के अवसरों पर इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए बनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्रतियोगिता के लिए बनाते हैं, राष्ट्रीय आविष्कार अन्वेषण के लिए करते हैं, विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए करते हैं। तो विभिन्न अवसरों पर हम लोग अपने वैज्ञानिक सोच का प्रयोग करते हुए अपने आस पास की स्थिति में जो हमारी सामाजिक चुनौतियां रहती हैं, उन कारणों को समझते हुए उसके निदान के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं, कोई ना कोई तरीका इजाद करते हैं और उसे समाज के समक्ष रखते हैं। यदि हमारा तरीका, हमारी कल्पना, हमारी सोच एक व्यवहारिक रूप ले लेता है तो हम लोगों का चुनाव होता है और हमें राष्ट्रीय स्तर से भी ऊपर बढ़ने का मौका मिलता है। अभी इस समूह में जितने भी हमारे मार्गदर्शक शिक्षक जुटे हुए हैं, उन सबों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाते हैं और आगे जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बच्चे चुने जाते हैं, उनमें पहले जब तक ऑफलाइन होता था तब तक वो लोग सामने से जो भी आपके निर्णायक मंडल के सदस्य हैं वो प्रश्न पूछते थे और हम लोग जवाब देते थे। लेकिन इधर 2 वर्षों से यह कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन के कारण कुछ बहुत सारी उलझने आपके मार्गदर्शक शिक्षकों के पास भी थी, हमारे पास भी थी, एनसीईआरटी के पास भी थी। हम लोग सभी अभी इस नए मोड में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये समस्याएं कम हो, इसलिए इसको हम लोग और आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि प्रतिदिन जब हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो ऑनलाइन मोड में भी हमारी समस्याएं कम होंगी। आज का जो टॉपिक है, इस पर सबसे पहले हम अपने मार्गदर्शक शिक्षकों की बात को सुनना चाहेंगे। हमारे मार्गदर्शक शिक्षक हैं तो वो लोग खुद ही हैंड रेज करें और अपनी बातों को से हम लोग पूरे समूह को अवगत कराएं कि इस टॉपिक में हेल्थ एंड क्लीनलीनेस पर उन्होंने पिछले बार क्या बनवाया और उन्हें क्या चुनौती आई। कोई भी शिक्षक हमारे? मैम नमस्कार, सभी को, बच्चों को भी प्यार आशीर्वाद। मैं धीरज कुमार कैमूर से। मैम, कोरोना काल में जब कोरोना काल ज्यादा था तो हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था बहुत जरूरी हो गई थी, हाथों की सफाई करने की। तो पैर से पैडलर द्वारा जो सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, तो वो एक बच्चों के द्वारा बनाया गया था, जिसके द्वारा बिना सैनिटाइजर को टच किए हाथ से पैर से दबाकर पैडलर द्वारा और सैनिटाइजर को हाथ पे लेकर साफ सफाई की व्यवस्था जो है बच्चों के द्वारा एक मॉडल से बनाया गया था। इससे साफ सफाई जो है बच्चों सैनिटाइजर का यूज कर सकते थे। धन्यवाद मैम। ठीक है, तो इस तरीके के प्रदर्शन, बहुत सैनिटाइजर वाले बहुत सारे प्रदर्शन आए थे कोरोना काल में। तो लगता है 10-12 प्रोजेक्ट आए थे सैनिटाइजर के ही, और सब इसी तरह के व्यवहारिक सोच के साथ बने हुए थे और हम लोग सबने उसको देखा था, समझा था। अब उसी तरीके के कुछ अन्य सोच विचार, कुछ अन्य तरीके को के लिए भी हम लोग कल उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना काल तो एक एकाबैग से आई हुई एक आपात स्थिति थी, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे समाज में ऐसी हैं कि हम लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जैसे आए दिन सब्जी में, फल में जिस तरीके का छिड़काव होता है, जिस तरीके के पौष्टिक भोजन
खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, उन सब की कमी का परिणाम समाज में सामने आता है। तो वैसी ऑड सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे ताकि हम बीमार पड़े ही नहीं। यदि हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारे यहाँ परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है कि वो बहुत महंगा इलाज करवा सके, लेकिन उनके आसपास भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनका कि थोड़ा सा संशोधन करके, थोड़ा उपाय करके वो ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे तरीकों का निजात करना होगा। बहुत सारे उपकरण बने हुए हैं हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वयस्कों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें दिक्कत होती है। उन्हें थोड़ी और सुविधा मुहैया कराने के लिए कुछ लोगों ने बनाया अलग अलग तरीके के सामान, ताकि जिसमें एक है उनके लिए एक अलग तरह का शौचालय बनाया गया। तो हेल्थ सब और क्लीननेस की जब बात होती है, स्वास्थ्य और सफाई की जब बात होती है, तो स्वास्थ्य और सफाई तो सबके लिए जरूरी है। ये कोरोना काल हो या नहीं हो, लेकिन हमें स्वास्थ्य और सफाई का ध्यान रखना होगा। तो इस संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, किसी अन्य मार्गदर्शक शिक्षक या किसी अन्य बच्चे के पास कोई आइडिया हो जिससे वो जूझ रहे हों, कोई प्रश्न उनके मन में हो, तो वो पूछें ताकि उनके आइडिया को आगे बढ़ा करके एक अच्छा सा प्रदर्शन बनाया जा सके। कोई है जिनके मन में ये सफाई और से लेके किसी कारण, किसी समस्या को लेकर के मन में कुछ उत्सुकता हो, उसके निदान के लिए? यस मैम। पूछिए मैम, जैसे कि नाली रहता है उसके अभी, और नाली बन जाने के बाद भी लोग उस पर कचरा फेंक देते हैं, जिससे बहुत प्रदूषण होता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसे रोकने के लिए कुछ उपाय निकालने पड़ेंगे। यस मैम। तो नाली के बाहर या डस्टबिन रखा हुआ है और उसके बाहर जो हम लोग कचरा फेंक कर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे तकनीक की जरूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति यदि कचरा फेंक रहा है तो वो डस्टबिन में ही जाए, वो बाहर नहीं जाए। है ना आपकी यही समस्या? यस मैम। तो इसके लिए जैसे कि बहुत सारे डस्टबिन बने जो कि पैर से दबाने के बाद, जैसे अभी वो एक आप इस समूह में से कहा जा रहा था कि उन्होंने सैनिटाइजर के उपयोग करने के लिए लेग पैडलर बनाया था, तो उसी तरीके से डस्टबिन भी बनाया गया है। ये जो व्यवहार में आ रहा है उसका फिर से बनाना या दिखलाना, ये तो इनोवेशन, नवाचार नहीं कहलाएगा। नवाचार तो तब होगा जबकि आप उस समस्या का कोई एक अलग से निदान देती हैं। मैम, जैसे कि डस्टबिन होता है वो भर जाता है, लेकिन लोग उसके ऊपर भी कचरा डाल देते हैं और वो डस्टबिन में से कचरा निकल जाता है। मैम, आपका माइक म्यूट है। हाँ, माइक म्यूट नहीं था, ठीक है। तो जैसे नाले के ऊपर भर जाता है, तो इसके लिए कुछ तरीका निकालना होगा, अवेयरनेस करना होगा, जागरूकता फैलानी होगी कि आप नाला में प्लास्टिक नहीं डालें। तो अब हर कोई तो ऐसा अवेयर करने में समय लगता है, लेकिन कुछ हम ऐसे टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाला में ही कुछ ऐसे जाली लगा सकते हैं ताकि कचरा जो है, जो कि आगे जा करके फंसे नहीं, बल्कि वहीं के वहीं वो उसे हमसे बाहर निकाल लें। जो बाद में हमारे यहाँ कहीं कोई व्यक्ति जाते हैं और नाली को साफ करते हैं, तो क्या नालों में कुछ इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है कि जब हम कोई कचरा उसके आसपास भी डालते हैं तो वो कचरा जो है वो अपने आप एक जगह इकट्ठा रहे और वो पानी में न जाए। इस तरह की व्यवस्था यदि हो जाए तो मुझे लगता है कि हर आधा किलोमीटर के दूरी में यदि इस तरीके की व्यवस्था हो कि कोई भी व्यक्ति यदि नाले के बाहर कचरा फेंक रहा है तो वो पानी में बह के इधर उधर नहीं छित रहा है, वहीं पर इकट्ठा हो जाए। बोलिए, कुछ बोल रही थी आप? मैम, इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि नाली होगा उसके बगल में एक ऐसा नाली बना दिया जाए और उसमें जाली लगा दिया जाए, ताकि जो कचरा हो नाली के सूखे हुए नाली में फंस जाए और जो पानी हो
जाली के जरिए बाहर निकल जाए। ठीक है, ये आप अपने अपने मार्गदर्शन अपने यहाँ के शिक्षक से पूछिएगा, वो आपका आइडिया ठीक है, और वो उनका भी जब सहयोग मिलेगा तो आपके ये जो आपकी सोच है उसे कार्य रूप में लाना आसान होगा। ठीक है, यदि हम बाहर कचरा डाल के आ रहे हैं तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि वो आवाज करने लगे, अलार्म बजने लगे कि कचरा इस जगह पर नहीं है, तो भी लोग सचेत हो जाएंगे। कुछ इस तरीके की सोच भी, चूंकि हम लोग तो जागरूकता फैला रहे हैं व्यक्ति के पास, उसके बावजूद भी यदि हमारी लापरवाही है तो वहां पर आवाज हो, कुछ ऐसी सोच हम लोग निकाल सकते हैं। यस मैम, हम ऐसे डस्टबिन बना सकते हैं कि जिसमें कि जैसे सूखा कचरा, गीला कचरा, इस सब का अलग अलग डस्टबिन के बारे में आप लोग पढ़ी होंगी, जानी होंगी, इधर इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो यदि डस्टबिन में कुछ ऐसे व्यवस्था की जाए कि यदि सूखे कचरे में हम गीला कचरा डाल दें तो डस्टबिन में से आवाज आने लगे, गीला कचरा में सूखा कचरा डाल दें तो आवाज आने लगे। क्योंकि जो भी हम कूड़ा कचरा जो हम सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करते हैं, उसके कारण भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ये मानवीय आपदा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं, जो मानव जनित समस्याएं हैं, इनके निदान के लिए कुछ न किसी तरीके से हमें और आपको आपके शिक्षकों के साथ मिल बैठ करके कोई योजना बनानी होगी और उसका कार्य रूप दिखलाना होगा। अब मुझे लगता है कि आपके मनोज सर आ गए हैं। मनोज सर कुछ बोलना चाहेंगे? तो इस बच्चे का और हाँ बोलिए मनोज सर। आज का टॉपिक था हेल्थ। आज के इस मीटिंग में जी आज के इस जो पे आप सभी विद्वान शिक्षकों एवं बाल वैज्ञानिकों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य आज का ये विषय है, इसे संबंधित जो बातें हैं उसमें विचार करने के लिए तकनीक के साथ साथ जागरूकता की भी आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग तकनीक का उपयोग करके तो जागरूक कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वतः लोग जागरूक हों तो इसके महत्व को समझें, ऐसा समझें कि आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण दे करके जाएंगे और इसके प्रति जागरूक होंगे तो उनके आदतों में परिवर्तन हो सकता है। जहाँ तक इसमें परियोजना का सवाल है, प्रदर्श का सवाल है, तो इसमें कई तरह के प्रदर्श बनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग वायु की महत्ता को समझें। तो वायु ही हमारा प्राणदायिनी ये एक तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचा अधम शरीरा, इस टाइप का जो कविता है जो हमारे वेद पुराणों में 5 तत्व में, तो वायु का विशेष महत्व है। तो वायु प्रदूषण के कारण हम लोग देख रहे हैं कि अपने देश के राजधानी दिल्ली में विद्यालय बंद हो जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले जिन गाड़ियों से, शहरों में तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, इससे हम कैसे निजात पाएंगे। और इसमें एक अलार्मिंग की रहता है कि जो वायु प्रदूषण केंद्र रहता है जो सर्टिफिकेट देता है, उसके बावजूद भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, एक सीमा के से बाहर जा रहा है। तो इस पे हम लोग प्रोजेक्ट सोच सकते हैं कि क्यों नहीं व्हीकल ही ऐसा निर्माण हो और उसको पास किया जाए या उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए जो कम वायु प्रदूषण करे। इस क्षेत्र में हमारे जो बैटरी पर आधारित
जो व्हीकल्स हैं जो बढ़ रहे हैं आज के डेट में, धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ रही है। सीएनजी पर भी निर्भरता हम लोगों की बढ़ रही है। और साथ ही साथ एक नए तकनीक की तरफ हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की बात हो रही है, जो बिजली से बैटरी को चार्ज करके चलाने की बात हो रही है, और इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और कौन कौन से नए तकनीक हो सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे पेड़ों की संख्या रहती है, अभी गर्मी का मौसम है, मैं बाजार जा रहा था तो कहीं पर ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था और कहीं पे ठंडा लग रहा था, कि थोड़ा सा उससे कंपैरिजन में तापमान कम था तो बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। तो जहाँ पेड़ों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हम थोड़ा सुखद अनुभव करते हैं, और जहाँ केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और एसी भी लगे हुए हैं, वहाँ गर्मी अपने चरम सीमा पे है। तो ये सब चीज़ों के साथ साथ सरकारी पहल के साथ साथ व्यक्तिगत जागरूकता की भी आवश्यकता है, कि हम कितने कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, इसको किस प्रकार से कम करेंगे। आविष्कार सप्ताह के अंतर्गत पिछले साल ये टॉपिक भी था कि कार्बन उत्सर्जन का आकलन करें, गणना करें, एक बॉल जलाने पे हम कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर हम 2 पेड़ लगाते हैं तो कितने कम हो रहे हैं। इसके लिए आप बहुत सारे डिवाइस बना सकते हैं कि किस तरह से कितना कंट्रोल हो रहा है। साथ ही साथ आप किसी व्हीकल को मॉडर्नाइज करके उसमें उसका प्रोजेक्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं और बना सकते हैं कि इससे कम प्रदूषण होगा। हम उसके बाद जल पे आते हैं। कोई समय सीमा तो नहीं है, थोड़ा बोल सकते हैं कि कंक्लूड करें नहीं, मैडम? बोल सकते हैं सर। तो अब आते हैं, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जल है। हमारा जो जल की प्रतिशत है, जो पीने योग्य जल है, वो कुल का लगभग 3% ही पीने योग्य जल है, और उसमें भूमिगत जलों की महत्ता को हम लोग इस क्षेत्र में देखते हैं। बिहार इसके मामले में अच्छा है, लेकिन बहुत सारे जिलों में ये पाया गया है कि आर्सेनिक टाइप के खतरनाक पदार्थ जल में घुल रहे हैं और उसकी मात्रा बढ़ रही है। तो इस पर आधारित भी प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं कि जल के बचत के साथ साथ जल प्रदूषण को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही साथ भूमिगत जलों का जो स्तर नीचे जा रहा है, जो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली जो एक कार्यक्रम चलाया, इसी के तहत बहुत सारे जिलों में इस गर्मी के दिनों में भूमिगत जल बहुत नीचे चला जाता है, बहुत सारे चापाकल सूखने लगते हैं। तो सरकार की भी चिंता है, जल जीवन हरियाली के माध्यम से इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और होते रहे हैं। तो बच्चों के माध्यम से, हम प्रदर्शन के माध्यम से इसको कैसे हम रिचार्ज करें। आप लोगों ने वाटरमैन राजेंद्र सिंह का, माननीय राजेंद्र सिंह के बारे में सुना होगा, जिन्होंने एक राजस्थान में के जगह पे जाकर के और किस तरह से वहाँ के भूमिगत जलों को रिचार्ज किया। जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, उस तरह वहाँ जल भरण क्षमता धरती में ज़्यादा हो, इसके बारे में उन्होंने बहुत शोध किया। बहुत सारे उनके शोध अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जर्नलों में छपा हुआ है। लेकिन उतने नहीं, हमारे बच्चे इस पर विचार करके और छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ के समय में जो हम सुन रहे हैं पेपर के माध्यम से कि बहुत घरों में आग लग गई। पिछले इससे पहले वाले बैठक में मैडम ने भी बताया कि किस तरह से हमारे गेहूं के खेत में लगभग सैकड़ों बीघा, सैकड़ों एकड़ गेहूं जल के राख हो गए। तो इस पर हम क्या सोच सकते हैं। हम आग
को नियंत्रित करने के लिए, मान लीजिए कि हम घर में नहीं हैं, एक 2 साल पहले जब ऑफलाइन था, लास्ट ऑफलाइन था नेशनल में, एनसीईआरटी में, उसमें हम लोगों ने एक फायर फाइटिंग रोबोट बनाया था, जो ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग रोबोट था, कि आग को देख करके वहाँ टारगेट करके रोबोट पहुँच के और पानी का छिड़काव करता है, साथ ही साथ अलर्ट का एक मैसेज घर वालों के पास भेजता था। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो है तकनीक के आधार पे सोचा जा सकता है कि इससे हम, ये बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी के दिनों में कई गांव जल के राख हो जाते हैं, कई एकड़ हमारे गेहूं जल के राख हो जाते हैं। तो इस पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट को विचार कर सकते हैं। छोटे छोटे विचार करेंगे, पहले मन में वो विचार आएगा, आइडिया आएगा, तो धीरे धीरे उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, वहीं आपका एक प्रदर्शन आएगा। इसके ये 3 प्रमुख विषय हमको रखने थे जो स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है। और इसी के साथ आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, और उनका स्वागत है प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न पूछने के पहले हैंड रेज कर लीजिएगा, उससे जानकारी हो जाती है। और हाँ, अरुण अरुण हाँ जी, पूछिए अरुण जी। अरुण जी के नाम से कोई हैंड रेंज किया है। पूछिए हाँ, अरुण। बोलिए। सर आपने जैसे बताया, हमें वो सब पिछले बात कोई पता नहीं है क्योंकि हम न्यू ज्वाइन किया है। जी, तो क्या पीछे तो कुछ जा सकता है कुछ? आपकी आवाज बहुत आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा कस कर बोलिए। थोड़ा समझ नहीं पाया आवाज। सर हमें पहले की क्लासों के बारे में कुछ बताया जा सकता है? नहीं, नहीं नहीं, पढ़ने की क्लास यहाँ प्रतिदिन नया टॉपिक पर बात होती है और हर समय आपके प्रश्न का स्वागत है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सफाई और स्वच्छता जो है वो कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, स्वास्थ्य और सफाई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है समाज की। देखिएगा, पहले तो हमेशा अखबार में आते रहता है कि सरकार द्वारा राहगीरों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं। इसके बाद सरकार ने ये व्यवस्था करना शुरू किया तो शौचालय भी बनाया गया रास्ते में और पानी की भी व्यवस्था की गई। अब क्या है कि पानी का कल यदि खुला है तो पानी बहते रहता है और पानी बर्बाद हो रहा है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी एक चैलेंज है। शौचालय तो सरकार द्वारा बना दिया गया, लेकिन वो इतनी गंदगी रहती है वहां कि उसको भी प्रयोग के लायक नहीं रहा, और उससे जो संक्रमण फैलता है वो अलग। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा उदाहरण सोच सकते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति बाथरूम में जाता है और उस टॉयलेट यदि वो साफ नहीं छोड़ता है तो उसका गेट नहीं खुले या लॉक नहीं रहे, और वो जब तक अपना टॉयलेट साफ नहीं कर लेता है वो वहां से छोड़ के बाहर नहीं निकल सके। उसका गेट जो लॉक होता है उसका कहीं से एक सिस्टम यदि दिलवा दिया जाए तो जो आम जनता के लिए जो शौचालय बनाया जाता है शायद उसके लिए लोग थोड़ा तत्पर रहेंगे कि नहीं, हम यूज कर रहे हैं तो हम इसके सफाई की भी व्यवस्था करें। ये हमारा एक छोटी सी मेरी एक सोच है जो हम आप लोग मार्गदर्शक शिक्षकों के सामने रखे। और हम एक और इसमें बात करना चाहेंगे कि यदि इस तरीके का कोई गेट हम बनाते हैं कि आप बाथरूम की सफाई आपकी रहेगी तभी गेट खुलेगा, तो इस कैसे फिजिबल होगा, कोई कल्पना करने से तो नहीं होगा। फिजिबल होना ही के लिए ही आप प्रदर्श बनाते हैं और इसी में आपके शिक्षक आपकी मदद करते हैं। हम कोई चीज खा रहे हैं तो उसमें कितना केमिकल मिला हुआ है इसको जांचने के लिए कुछ होना चाहिए, तो जो कि हैंडी हो। अब पानी में आर्सेनिक कितना है, कितना होना चाहिए, या हर साधारण जनता नहीं समझ पाती है। तो इसके लिए कोई हैंडी कुछ नापने का यंत्र बनाना होगा जिसमें कि लोग अपने जो केमिकल खा खा करके जो परेशानी हो रही है, पेट की बहुत सारी बीमारी हो जा रही है, उससे बचा जा सके। तो मनोज सर की बातों को ही हम आगे बढ़ा रहे थे और मुझे लगता है कि कोई अन्य यदि मार्गदर्शक शिक्षक हो तो वो अपनी बात रखे इस टॉपिक पर। आज के जो वक्ता थे उन लोग कहीं व्यस्त हो गए हैं क्लास में, तो वो अभी तक आ नहीं पाए हैं, लेकिन वो बोले हैं कि हम लोग आएंगे। चलिए, कोई अन्य मार्गदर्शक शिक्षक है? संतोष जी हैं?
जो इस टॉपिक पर बोलिए। कुछ और भी मार्गदर्शक शिक्षक हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो खुद ही हैंड रेज करें, अपना परिचय दें और बताएं। मैम आगे बढ़ाइए। देखिए ये परिचर्चा है। अरुण जी की आवाज थी अभी, आगे बढ़ाइए। किसने बोला है? अच्छा हाँ, लगता है। अरुण हाँ, अरुण अरुण कुमार। इतनी उत्सुकता देख करके अच्छा लगता है। जब तक के मन में ये उत्सुकता नहीं आएगी तब तक प्रोजेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इस उत्सुकता के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि हम अपने आसपास के चीजों को बढ़िया से ऑब्जर्व करें, उसके कॉज और कारण और उसके प्रभाव को जानें, उसके को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको जानें, और तब कुछ निदान निकालें कि कम ऊर्जा में ज्यादा फायदा हो। खर्च कम करना पड़े, वो पैसे का खर्च हो, मेहनत का खर्च हो, जिस तरीके की भी ऊर्जा हो, कम ऊर्जा में ज्यादा उत्पाद मिले, यही हम लोग की कोशिश रहती है। तो अपने आसपास के जो समस्याएं हैं, उन चुनौतियों को हम सरलता पूर्वक उनका समाधान पा सके, इसी के लिए प्रदर्शन पर विचार किया जा रहा है। तो और कोई? हेलो मैम। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम। बोलिए, हाँ बोलिए। आपने क्या प्रदर्शन बनाया था पिछली बार? नो मैम, मैं आज ही ज्वाइन हो रहा हूँ। अच्छी बात है। तो मैम मेरा यह विचार है कि जो हमारे परिसर में जो गंदगी फैल रहा है और जो वातावरण दूषित हो रहा है और जल दूषित हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं, इस सभी कारणों का मैं एक ही चीज मानता हूँ और वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या कारण ही लोग अपने रहने के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं। लोग को आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक प्रदर्श तो जो आप बनाइएगा, जनसंख्या तो कारण है ही, लेकिन यस मैम। जनसंख्या के कारण भी यदि ये हो जा रही है कि कोई दूसरी समस्याएं हो रही हैं गंदगी के कारण, तो आज हम लोगों की चर्चा का विषय है कि यदि हमारी लापरवाही से ही वह गर्मी, लापरवाही या हमारे स्वार्थ, इसी दो कारण से गंदगी ज्यादा फैल रही है, या हमारी जानकारी की कमी, तो इस तरीके की यदि लापरवाही हो जा रही है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो उससे हम कैसे बचें? समाज, केवल हम ही नहीं बचें बल्कि हम समाज को कैसे बचाएं? यस मैम। जो लोग गंदगी फैलाते हैं, ये लोग अशिक्षित लोग ये गंदगी फैलाते हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, जो लोग नहीं जानते हैं कि गंदगी फैलाने से हमें क्या हो सकता है, वातावरण दूषित हो सकता है और नाली जाम हो सकता है। इसके लिए लोग को जागरूकता करना पड़ेगा, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विज्ञान प्रदर्शन के लिए हम लोग ये सोचेंगे, कोई तकनीक ढूंढेंगे, कोई ऐसा तरीका इजाद करेंगे जिससे कि गंदगी जहाँ कूड़ा लगा हुआ है वहां भी हम उसको स्प्रे यदि कर दें तो वो गंदगी भी कोई और चीज में बदल जाए। यस गंदगी भी अब प्रदूषण नहीं फैलाए। हमें इस तरीके का तरीका निजात करना, उपाय ढूंढना है। यस यहाँ व्यवहारिक तरीका ढूंढना है। प्रदर्शन बनाने के लिए हमें व्यवहारिक तरीका ढूंढना पड़ता है, जो केवल कल्पना के लिए या प्रवचन के लिए नहीं हो, बल्कि वो कार्य रूप में आ सके। तो क्या कुछ ऐसे चीज हम बना सकते हैं जिससे कि वायु में प्रदूषण भी नहीं फैले, और उस चीज का छिड़काव यदि हम करें अपने कूड़ा कचरे पर, जहाँ की कूड़ा कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो वो कूड़ा कचरा जो है वो गंदगी नहीं फैलाए, बीमारी का कीटाणु नहीं फैलाए। तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें रिड्यूस, यानी कि ऐसे चीजों का उपयोग को ही कम करना है। रीयूज, चीजों को कचरा में जाने के पहले जितनी बार हम उसका यूज कर सकते हैं उतना बार यूज करें, और फिर रिसाइकिल, कि यदि हम यूज करने के बाद हम उसे फिर से रिसाइकिल में डाल दें ताकि वो फिर से अपने नए रूप में आए और प्रदूषण कम फैले। इस तरीके की जो बातें होती हैं कि हमारे यहाँ रिसाइकिल रीयूज के लिए कचरे को 3 भाग में बांट कर रखने के लिए जो तरीका निजात किया गया, उसे भी हम लोग पालन नहीं करते हैं।
यदि हमारा ड्राई कचरा अलग है जिसका कि रिसाइकलिंग हो सकता है, और उसी में हम सूखा भी डाल देते हैं, तो हमारा पर्पस जो है वो तो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हमें इस तरीके की चीजें बनानी पड़ेगी ना, कि यदि सूखा कचरे के डब्बे में हम गीला कपड़ा कचरा डाल रहे हैं, या जिसका रिसाइकिल बिन में यदि हम कोई और चीज ऐसा डाल रहे हैं जिसका रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है, तो वो जो है वो तुरंत में हमें, आपको साधारण व्यक्ति को ये सूचना दे कि नहीं, आपका कचरा यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब रिसाइकिल वाले बिन में जब जाएंगे तो रिसाइकिल बिन में हम डाल देंगे। एक दूसरे तरह का प्रदर्शन हो सकता है कि किसी चीज के रिसाइकिल करने में के प्रोसेस में बहुत सारे कार्बन उत्सर्जन होते हैं और वो वायुमंडल को खराब करता है। तो क्या रिसाइकिल करने का कोई और तरीका हो सकता है जिससे कि वायुमंडल भी खराब नहीं, पर भी बुरा असर नहीं पड़े और हमारे कूड़े कचरे का भी प्रबंधन हो जाए। बिजली बनाने में बहुत अधिक कार्बन निकल रहा था, तो सोलर का हम लोग यूज करने लगे, सोलर एनर्जी का। तो इस तरीके के चीजों को भी हम लोग को सोचना होगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य और हमारा सफाई दोनों ही हमारे अपने नियंत्रण में रहे। और हम यदि लापरवाही करें तो हम को तुरंत अलर्ट होने का मौका मिले। यदि घर में, जैसे अभी मनोज सर बात कर रहे थे आग लगने की बात, तो यदि गैस कहीं से लीक हो रहा है तो तुरंत अलार्म बजे, और हम यदि घर से बाहर भी निकल गए हैं तो हम व्यवस्था कर सकें ताकि हमारे घर में का सामान बच जाए, आग लगने के पहले ही हम सतर्क हो जाए। और इसमें कुछ देर पहले सौरव सुमन दिख रहे थे, हैं क्या? सौरव सुमन है? नहीं है लगता, चले गए हैं। इसमें मैं एक चीज और भी बताना चाह रही थी, ये मेरी अपनी सोच में आ रही थी कि स्वास्थ्य और सफाई के लिए जब हम कोई प्रदर्शन बनाते हैं तो हम उसमें जो सॉफ्टवेयर एंड ऐप वाला भी कुछ इस्तेमाल करें तो क्या दिक्कत है। यदि हम कोई ऐसा डस्टबिन बनाए जिसमें कि गीला कचरा में यदि हमें सूखा डाल दिए या सूखा में गीला डाल दी और वो हमको अलार्म बजा के बताता है, तो ये दोनों तरह की बात हो रही है। सफाई के लिए भी हमें सचेत कर रहा है और हम इसमें सॉफ्टवेयर और ऐप का भी यूज कर रहे हैं। वैसी स्थिति में ये जस्ट मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि उस प्रदर्शन को किस श्रेणी में रखा जाए, ये भी आपके शिक्षकों के लिए एक चुनौती होती है। इसमें जो भी शिक्षक जुटे हुए हैं उनको लगता है वो हमको अपना विचार देंगे। मेरे विचार से वैसे समय थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि मेरे प्रदर्शन में सफाई रखने के लिए जो भी जानकारी दी गई है या जो भी व्यवहार होगा, जो भी हम उपकरण बनाए हैं, उसमें हमने एक सॉफ्टवेयर ऐप का यूज किया है। तो अब हम उसे किस श्रेणी में डालें, तो जो उसका मुख्य उद्देश्य है उसी ग्रुप में यदि डाला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो एनईपी में जब कह रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी होगा, हम साइंस आर्ट सब चीजों को मिला के पढ़ सकते हैं, हम साइंस आर्ट सब चीजों अलग अलग, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। कोई भी लर्निंग जो है वो एक साथ मैंने मिला करके होता है बहुत सारे चीजों को। जब हम विज्ञान सीख रहे होते हैं तो विज्ञान के साथ गणित, विज्ञान के साथ भाषा, विज्ञान के साथ समाज विज्ञान, सब कुछ जुटा है। क्योंकि उस विज्ञान के कारण जो भी हम खोज किए, हमें मच्छर बहुत काट रहा है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू बुखार हो जा रहा है, तो सफाई और स्वास्थ्य के लिए भी ये भी बिंदु है कि चमकी बुखार नहीं आए। किस तरीके से हम पहले क्या खा लें ताकि वो लीची खाने के बाद भी हम बीमार नहीं पड़े। हम किस तरीके से अपने आंतरिक जो हमारी क्षमता है उसको हम बढ़ा के रखें ताकि यदि प्रदूषण है भी कुछ हवा में तो हम उस पर अपना नियंत्रण रख सकें। जैसे अभी बार बार मास्क के साथ साथ कुछ हम लोग जड़ी बूटी का भी प्रयोग करना शुरू किए हैं कि हमारे अंदर की क्षमता बढ़े, जिसमें ये भी हम लोग सुई भी लगाया जा रहा है। ये वैक्सीन भी केवल इसीलिए कि अंदर की क्षमता बढ़े। तो इस तरीके के कुछ अन्य चीजों का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, ऐसे फूल पत्ती आपको मिलेंगे जो कि मच्छर को बढ़ने से रोकते हैं। इस तरीके के पेड़ पौधे को ज्यादा लगाना और इस तरीके के पेड़ पौधे को बचा के रखना। बहुत बार हम पेड़ पौधा लगाते हैं, वो पानी इसमें कितना पड़ेगा इसकी समझ नहीं होने के कारण पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
तो इन सब चीजों को मेंटेन करने में जो आप मदद कीजिएगा, इन सब चीजों के माध्यम से जो हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं का निदान करेंगे, ये सब आपके इस बिंदु में आएगा। संतोष जी हैं हमको लगता है, संतोष जी हैं, तो आप कुछ बोलना चाहिएगा आज? चलिए, और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है, बोलिए। और किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो बोलिए। मेरे पास एक फोन आ गया, 1 मिनट में बात कर रही हूँ। चलिए, और किन्हीं बच्चे के मन में कोई उत्सुकता है? सफाई और स्वास्थ्य के लिए आपके आसपास पड़ोस में कभी आप लोगों ने कोई इंक्वायरी किया, या कोई अवलोकन ऐसा है कि गंदगी के कारण बीमारी बढ़ रही है? मच्छरदानी नहीं लगाने से मलेरिया बढ़ता है, ये बार बार प्रचार किया जा रहा है, तो क्या उसके रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था हम लोग ने सोचा है? यदि सौरभ सुमन जी आए हैं, यदि आप कुछ बोलना चाहिएगा इस टॉपिक पर तो बोलिए सर। आज का टॉपिक है स्वास्थ्य और स्वच्छता। और इस पर किस तरीके का प्रदर्श बन सकता है, कौन कौन सी हमारी समस्याएं हैं इर्द गिर्द, पहले तो उनका एक हम लोगों को एक लिस्ट बनाना चाहिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। कि हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो कि सफाई नहीं रहने के कारण फैल रहा है, और तब शायद हम लोग इस दिशा की ओर बढ़ पाएंगे कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करें। मैम, इसमें हम एक अपना अनुभव शेयर करेंगे कि कोरोना आया तो एक बार जरूर शेयर कीजिए, जरूर। जी मैम, 2018 या 19 में एक बार साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट हुआ था SCERT के द्वारा। तो मैंने एक ब्लाइंड स्टिक बनाया था बच्चों के द्वारा। तो वो जब जिला में गया तो मैं हेल्थ में उसको कैटेगरी में लेके गया था। तो वहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा था कि नहीं, हेल्थ में ब्लाइंड स्टिक नहीं आएगा। ये स्टिक क्या था कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं वो अगर स्टिक को लेके चलेंगे तो सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो वो अलार्म करने लगता था। तो वहाँ पर मैंने तर्क दिया कि नहीं, ये हेल्थ में आएगा, क्योंकि एक डिप्रेशन नाम की भी बीमारी होती है। जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो लोग अकेलापन में रहते हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता है तो डिप्रेस रहते हैं। तो ये स्टिक उनको उस डिप्रेशन से आज़ाद दिलाएगा। तो यहाँ पर वो मतलब तर्क लोगों ने माना, और उसके बाद SCERT में स्टेट लेवल पे वो फर्स्ट प्राइज भी मिला हेल्थ में। फिर वो नेशनल साइंस एग्जीबिशन NCERT द्वारा भी इनवाइट किया गया। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा गहन अध्ययन की जरूरत है। बहुत सारा हिडन भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो दिखता नहीं है। तो इस तरह से जैसे डिप्रेशन है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है, अवसाद की बीमारी। तो एक मतलब मुझे कामयाबी भी मिली थी इसमें। बिल्कुल तो इस तरह से जब जी स्टेट लेवल के बाद जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो वहां निर्णायक मंडल फिर वो पूरे बड़े इसमें देखने लगते हैं कि क्या जी इसका ये जो आप आविष्कार दिखला रहे हैं ये पहली बार हुआ है या पहले भी और कहीं हो चुका है। जी तो यदि उस तरीके से संबंधित कोई भी चीज पहले कहीं भी आ चुका है तब ये चीज छट जाता है वहां पर, जी क्योंकि इनोवेशन उसी को माना जाता है जबकि पहली बार वो आ रहा है समाज के सामने। जी
हमें तो वो मतलब डिप्रेशन पे आज तक मतलब हमको लगा कि कोई सोचता नहीं था कि वो बिल्कुल डिप्रेशन के लिए क्या होगा सकता है, वो भी स्वास्थ्य समस्या है बहुत बड़ा। हाँ। और अभी जैसे आपके आने के पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है बिहार में, जो इस मेट्रो सिटी बनने के में भी बहुत बड़ी बाधक है और आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा बाधा है कि हमारे यहाँ पब्लिक टॉयलेट नहीं है। पब्लिक टॉयलेट बन भी जाता है तो उसमें पानी नहीं रहता है, और पानी भी जब सरकार जहाँ लगा दिया है वहां पर पब्लिक की अवेयरनेस की कमी के कारण सफाई नहीं रहता है, तो वो यूज और रीयूज करने के लायक नहीं रह जाता है। तो क्या कुछ हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जब तक सफाई नहीं हो, यदि पानी है तो वो गेट खुले ही नहीं, जी और इससे धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप होगा कि जो अंदर में है वो सफाई के बाद ही बाहर आएंगे। पानी की व्यवस्था लेकिन रखनी चाहिए। तो इस तरीके में उन्हें सॉफ्टवेयर ऐप की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब इस तरीके का यदि कोई गेट बनाया जाए कि वो सफाई के कारण, सफाई रहने पर ही वो गेट खुले, तो इस तरीके का गेट हर जगह पब्लिक टॉयलेट में हमें आगे के लिए सचेत होने के लिए तरीका सिखाएगा। जी। एक मैम पटना जंक्शन पे एक पटना में एक दिव्यांग के लिए काम करता है संस्था, तोसियास नाम है, वो जो चलाते हैं वो खुद बॉडी से 75% दिव्यांग है। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि आप जो मैटर बताई सेम वो उनका यही समस्या था कि पटना जंक्शन पे एक टॉयलेट बना जो दिव्यांग के लिए बना, लेकिन उसमें एक नॉर्मल लोग भी जाने लगे तो दिव्यांग के यूज लायक ही नहीं रह गया। तो वो बोले कि सर ऐसा कुछ बन सकता है कि जब दिव्यांग को कोई ऐसा कार्ड, जो दिव्यांग कार्ड है वो सटाएंगे तो वो उसके लिए ही खुले, अन्य के लिए नहीं खुले। तो हम बोले कि ये बनने को तो बन जाएगा लेकिन प्रशासनिक स्तर से इसको प्लान करेगा कोई, तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ऐसी समस्या हमारे पटना जंक्शन पे था, पेपर में भी न्यूज आया था, और जंक्शन ने ताला लगा दिया उस पे, ना वो नॉर्मल के लिए रह गया ना दिव्यांग के लिए रह गया। हम लोग अभी जो प्रदर्श बनाएंगे उसको में हम लोगों को प्रशासनिक नहीं सोचना है। हम लोगों को बस बना करके उसका एक अपने विचार को रखना है। जी हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, किस तरीके से अपने सफाई का ध्यान रखेंगे, इसके लिए उन्हें जागरूक करना है। अब वो बर्तन मल रहे हैं तो किस चीज से वो बर्तन मले ताकि उनके बर्तन में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रहे। वो पानी का बहुत जगह तो ऐसा है जहाँ की उन्हें पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है। तो ये उनके पास जो भी उपलब्ध पानी है उसे कैसे शुद्ध किया जाए। अभी तक तो जितने वाटर फिल्टर हैं वो सब बिजली से ही चलने वाले हैं अधिकांशतः। एक बजाज वाला आता है जो कि कैंडल से चलता है, लेकिन क्या कोई दूसरे साधन भी हो सकते हैं? क्या कोई दूसरे तरीके भी सोचे जा सकते हैं? क्योंकि पानी तो बहुत जरूरी है, पीने लायक पानी हर व्यक्ति को मिले ये अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। कहीं तो पानी बर्बाद जा रहा है और कहीं लोग पानी के कारण पानी में गंदगी के कारण बीमार हो रहा है। अभी आपके जो यहाँ बिहार दिवस में भी पानी टैंकर का हुआ जैसा कि अखबार में आया और बच्चे बीमार पड़े। तो क्या कोई ऐसा तरीका निजात कर सकते हैं हम लोग कि पानी हम जब भी कोई पिया जाए तो वो शुद्ध पानी हो? ये सब ज्वलंत समस्याएं समाज की जो कम दाम में उपलब्ध हो जाए। चलिए संतोष जी बोलिए, एक फोन आ गया है, हम थोड़ा फोन पर बात कर लें। हेलो। और कोई है आपके? आज दोनों ही जो हैं वो लगता है व्यस्त हो गए, तो इस टॉपिक पर हम लोग बाद में अपने वक्ताओं को बुलाएंगे। लेकिन एक अंदर के समूह के लोगों को हम सभी प्रतिभागी को एक साथ मिलकर विचार विमर्श करने का एक सौभाग्य मिला है, तो हम लोग बात कर लें ताकि जब प्रदर्श जाता है तो वहां बिहार की छवि बनती है। अच्छे प्रदर्श जाते हैं और बिहार से हर साल बच्चे चुने जाते हैं।
हमारे विज्ञान कांग्रेस के लोग भी हर बार आप लोगों की मदद करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इस तरीके हमारे आसपास स्वास्थ्य और सफाई से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित जो ज्वलन समस्याएं हैं उनको इकट्ठा करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हम आज फिर इस मीटिंग के माध्यम से एक बार पुनः आप सबको से अनुरोध करूंगी कि अभी टॉय पेडागोजी और स्टोरी टेलिंग पेडागोजी वाला है, ये दोनों का की चर्चा एनईपी में की गई है। तो यदि आप के पास कोई भी कहानी है, आप हर किसी के पास कोई ना कोई कहानी होगी, नानी की कहानी हो, दादी की कहानी हो, चंपक की कहानी हो, अखबार की कहानी हो, हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ कहानी जानते हैं। जो भी कहानी आप लोग जानते हैं, यदि उस कहानी में कहीं भी विज्ञान का प्रयोग है या विज्ञान की अवधारणाओं से संबंधित कोई बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कोई बात है, विज्ञान के प्रयोग की कोई बात है, तो उस कहानी को लिख के उसमें कहाँ कैसे ये विज्ञान के साथ जोड़ा हुआ है उसको लिख करके आप लोग भेज सकते हैं अपने मार्गदर्शक शिक्षकों के माध्यम से मेरे पास। इस तरीके के जो अच्छी कहानियां जो होंगी जिसमें कि विज्ञान, व्हाट्सएप नंबर क्या होगा आपके शिक्षक जानेंगे, जिसमें कि विज्ञान और गणित की अवधारणाओं का संबंध हो, तो उनका एक संग्रह तैयार किया जाएगा। हम लोग के आसपास गांव में बुझौल नाम का चीज होता था, तो गणित के बुझौल होते हैं, विज्ञान के बुझौल होते हैं, जिसमें कि हमको कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मौका मिलता है, यानी कि तार्किक सोच जिससे हमारी विकसित होती है। तो तार्किक सोच को विकसित करने वाले जो भी हैं पहेलियां, उनका भी एक संग्रह होना चाहिए। तो तार्किक सोच के वाली पहेलियां और विज्ञान और गणित के प्रयोग से संबंधित कहानियों को आप सकते हैं। और विज्ञान तो सब जगह है, हम कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसमें विज्ञान है, कहीं ना कहीं विज्ञान से जरूर वो संबंधित है। अब कोई यदि कहानी ऐसी है जिसमें कि एक बच्चा बार बार चंद्रमा को देखता है और वो महीना दिन चंद्रमा को की गति को देखने के बाद, इसके आकार को देखने के बाद, इसके दिखने का समय, इसके डूबने का समय को ऑब्जर्व करता है, तो वो पूछ सकता है और इसकी एक कहानी बना सकते हैं हम लोग कि क्यों ये जो है कभी जल्दी दिखने लगता है, कभी देर तक दिखता है, कभी नहीं दिखता है, और तब उस कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये हमारी पृथ्वी की गति से संबंधित है, ये हमारी चंद्रमा, पृथ्वी और की गति से संबंधित है। तो ऐसी कहानियां बनाई जा सकती हैं। हमारे समुद्र में बहुत सारे खनिज लवण हैं, तो समुद्र के पानी में क्या है क्या नहीं, इससे संबंधित कुछ कहानियां बनाई जा सकती हैं। कुछ कहानियां ऐसी बनाई जा सकती हैं कि एक कुएं का मेढक जब बाहर अपने शहर की ओर घूमने जाता है तो वो क्या क्या देखता है, और देखने के बाद जब वो फिर से लौट कर कुएं में आता है तो वो अपने मित्र को क्या दिखलाता है। इस तरह की कहानियां हैं, सुने होंगे आप लोगों की। तो इस तरह की कहानियों का संग्रह चाहिए, क्योंकि जब वो कुएं का मेढक बाहर निकलता है तो उसे दिखेगा कि अभी तक तो वो केवल कुएं के उस गोल जो है व्यास के अंदर जो पानी है, गोलाकार बेलनाकार जो उसका कुआं, उतने दूर का वो पानी देख रहे हैं, लेकिन वो जब वो बाहर निकलता है तो वो पानी के अलग अलग आकार को देखेगा, बहाव को देखेगा, और उस बहाव को देख करके उसे बहुत मजा आएगा उस मेढक को कि पानी बहता भी है, और धीरे धीरे उस बहाव के नदी में तक वो पहुंच जाएगा, तालाब में वो जाएगा, बड़ा सा वो तालाब भी उसके लिए बहुत बड़ा होगा। तो इस तरीके से उस तालाब के पानी में उसको कुछ और स्वाद मिलेगा, कुएं के पानी में उसे कुछ और स्वाद मिलता होगा, क्योंकि कुआं का पानी तो पीने लायक पानी है, शुद्ध पानी है, लेकिन जब वो तालाब में पहुंचेगा तो उसे पानी में प्रदूषण मिल रहा है और वहां वो पानी उसके पीने लायक नहीं लगता है। यदि उस कहानी को थोड़ा और विस्तार करते हुए वो मेढक यदि समुद्र तक पहुंच जा रहा है तो उसके पानी में और परिवर्तन आएगा उसके स्वाद में। इस तरीके से एक मेढक जो है वो कुएं से जब सफर करते हुए समुद्र तक पहुंचता है तो इस माध्यम से हम पानी के अलग अलग तरीके के को हम लोग कहानी के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी कहानियां यदि आप लोग सुने हैं या बना सकते हैं, लिख सकते हैं,
तो उसे भेजिए। पहले भी विज्ञान नाटक होता था और विज्ञान नाटक में हम लोग विज्ञान की अवधारणाओं को ही दिखलाते थे कि किस तरीके से पेड़ पौधे को काटने के कारण मानव समाज पर असर पड़ रहा है। और अभी जैसा मनोज सर बोल रहे थे कि जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहां हम गर्मी में भी चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठंड लगता है, और जहाँ बिल्कुल ही पेड़ पौधे नहीं, केवल पहाड़ या कंक्रीट के मकान रहते हैं, वहां पर गर्मी ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से कुछ जो नाटक में जैसे हम लोग दिखलाते थे पेड़ पौधे के कटाई से संबंधित और उसके प्रभाव को, कॉज और इफेक्ट, कारण और उसका प्रभाव। कॉज क्या होता था कि मकान बनाने के लिए हम जंगल काट रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या हो जाता था कि वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा। इस तरीके को दिखलाने वाली कुछ कहानियां आप लोग बना सकते हैं, और यदि कहीं हो तो उसका एनालिसिस लिख करके, यानी कि उसको विज्ञान के किस अवधारणा के साथ जोड़कर आप समझ रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं, ये आप भेज सकते हैं। चलिए, निश्चल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? निश्चल कुमार, देखिए आप सबों की बातें हमारे पास तक पहुंच जाएं, इसीलिए इस तरह के वेबिनार बार बार किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, हर की बात हम लोग सुन सके। निश्चल जी आप कुछ बोलना चाहिएगा? चलिए, और कोई है माध्यमिक विद्यालय के बच्चे तो हैंड रेज करें अपना। हाँ बोलिए। अरुण के अलावे भी कोई है माध्यमिक विद्यालय के बच्चे? अंकित आर्या। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, आप किस क्लास में अंकित जी? मैं विशेष समर स्कूल के छात्र हूँ। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, आपका हैंड रेज है। जी मैम, जो मनोज सर क्वेश्चन किए थे। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। वही जो क्वेश्चन किए थे, तो अगर पेड़ पौधा है तो गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है, और जो पहाड़ों पर जाएंगे तो गर्मी लगेगा, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है तो आप अपने सर से अब समझिएगा। जी तो लाइट का, पेड़ पौधे का क्या गुण है, इसे समझना होगा जी। और अब प्रदर्श में आपको ये करना होगा कि किस तरीके से हम लोग इस ओजोन लेयर को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से पेड़ पौधे को के जान को बचा सकते हैं। पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन कहीं तो इसकी जमीन को काट करके सड़क बनाना रहता है, मकान बनाना रहता है, तो पेड़ कट जाते हैं, और पेड़ कटने के बाद दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां पा रहा है, तो सूख जा रहा है। तो इस तरीके के प्रदर्शन बनाने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि पेड़ को काटना ना पड़े, और यदि काट करके हम दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो वहां भी वो उसी हरा भरा रूप में रहे, वहां भी वो अपना काम कर सके। मैम हम उच्च विद्यालय से हैं। अच्छी बात है। तो हमें ऐसे प्रदर्शन बनाने होंगे कि पेड़ सूखे नहीं जी। हम जहां भी रहें, यदि हमें नहीं भी याद है तो पेड़ पौधा ही याद दिला दे कि हमें पानी की और भोजन की और पौष्टिक खाद की जरूरत है, या आपने ये खाद ज्यादा डाल दिया और अब ये मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक। तो पेड़ पौधे का तो बहुत बड़ा योगदान है मानव जीवन को बचाने में। ये भी आप खोज सकते हैं कि किस किस तरह के पेड़ से हम साबुन बना सकते हैं, बर्तन साफ करने का साबुन, अपने शरीर के लिए साबुन, किस तरीके से कपड़े को साफ करने के लिए भी जो सर्फ बनता है केमिकल, कैसे हो? ये आपको खोजना है ना, ये रिसर्च आपको करना है। पेड़ से कैसे साबुन बना सकते हैं ना। प्राकृतिक संपदाओं का हम कैसे बचाएं, प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण हम कैसे करें, और उसका प्राकृतिक सदुपयोग संपदाओं के माध्यम से ही हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था कैसे करें। जी मैम। क्योंकि सफाई और सुरक्षा ये दो तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और हर गली में, नुक्कड़ में गंदगी दिख जाती है, उसे कैसे हम लोग उसकी व्यवस्था करें। सफाई और सुरक्षा के टॉपिक के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दा तो ये है।
जी जागरूकता के साथ साथ हमें अपनी लापरवाही को भी कंट्रोल करना होगा, और जब हमसे खुद ही नहीं, मानव जाति से खुद नहीं हो पा रहा तो हमें कुछ उपकरण का सहारा लेना पड़ता है या कोई जी अन्य विकल्प बताने पड़ते हैं। ठीक। जैसे अभी तक हम लोग प्लास्टिक के पाइप से खा पी रहे थे, प्लास्टिक के चम्मच से खाते थे, थर्मोकोल में खाते थे। अब धीरे धीरे रिसर्च के द्वारा मालूम हुआ कि ये प्लास्टिक के पाइप में जो हम लोग चाय पीते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जी यस गंदगी हमारे भी फेफड़े में फैला रहा चला है, जाता है गलती गंदगी से। भी वो ज्यादा फैला रहा है, हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे वातावरण के लिए भी ठीक नहीं है। तो किस तरीके से कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि हम चाय भी पी लें और पर्यावरण में दूषित ना हो, हाँ, और हमारे शरीर और भी हम प्रदूषित स्वस्थ भी नहीं हो, रहें। मैंने बीमार नहीं पड़े और वातावरण भी बीमार नहीं पड़े। जी पानी का बहाव हो रहा है तो हम कैसे बचें, इस तरीके के आपको प्रदर्शन खोजने होंगे, उपाय खोजने होंगे। तो पहले तो समस्याओं की लिस्ट बनानी होगी, अब उस समस्याओं के कारण को ढूंढना होगा, उस कारण के निदान का क्या क्या विकल्प हो सकता है इसको ढूंढना होगा, तब जाकर के आप एक प्रदर्शन दिखला पाइएगा। शायद संतोष सर आ गए हैं, यदि कुछ बात करना चाहेंगे तो ठीक है इस टॉपिक पर। जी जी हाँ बोलिए। जी मैडम, नहीं हम शुरू से ही थे। जी बीच में मेरा नेट कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, अभी तुरंत 2 मिनट पहले भी डिस्टर्ब हो गया। जी सर, तो फिर हम हम फिर लोगों को जुट यही गए। तो खोजना है कि नेट डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, तो हम जो हैं क्रमबद्ध आपसे शुरू से ही जुड़े हुए हैं जी मैडम। हम जी सर, हम देख रहे हैं आपको सर। हाँ, अभी 2 मिनट पहले यहाँ नेट लगता है आज कुछ काम नहीं कर रहा है। जी सर, तो इस टॉपिक पर आप कुछ बोलना चाहिएगा। नहीं, अभी एक बात आई थी, हमारा नेट कट गया था। थोड़ा देर के लिए आई थी कि जो कुछ ऐसे जैसे हम लोग गांव में देखते हैं, हम लोगों के दादा दादी जब थी तो इतना कपड़ा खींचने के लिए जो अभी साबुन उबुन डिटर्जेंट पाउडर ये सब जो है, तो हम लोग देखते थे कि गांव में केला का जो छिलका होता है, पत्ता, उसको उसको जला के राख में मिला के उसके बाद जो है कपड़ा साफ किया जाता था गर्म पानी में, और कपड़ा काफी साफ होता था। जबकि केले के पत्ते का रस जो है, केले का पत्ता का रस अगर लग जाए तो कपड़ा बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसी को अगर राख के रूप में यूज किया जाता था तो कपड़ा काफी साफ होता था। तो ये सब भी प्रदर्श के लिए तो है ही, मान लीजिए प्रदर्श का बिंदु बन ही सकता है। और ये जी 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 और मेड इन इंडिया का भी एक उदाहरण होगा सर। जी जी और इंडिजीनियस नॉलेज ऑफ इंडिया, इसको तो एनईपी इसकी वकालत कर रहा है। अंकित जी आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। अंकित जी आपका मोबाइल माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। तो इसी तरीके से जब हम लोग समूह में बैठ, बोलिए सर। ये बोलिए मनोज सर। केला का जो पत्ता है सूखा रहेगा संतोष जी, कि ऐसे ही हरा भी जलाया जा सकता है? नहीं, हरा नहीं सर, वो जब पत्ता सूख जाता है, अच्छा जब केला का फल जो कट जाता है तो केला का गाछी लोग काट के गिरा देता है, और वो गिराने के बाद जो उसके पत्ते सूख जाते हैं, उस पत्ते का यूज हम लोग देखे हैं घर में करता था पहले, और होता था। हालांकि अब नहीं हो रहा है, लेकिन पहले ये चीज किया जाता था। उसको जो है गोईठा का राख में और उसको मिला के तब साफ किया जाता। बर्तन तो अभी भी साफ किया जा रहा है उससे गाँव घर में। उसमें मतलब डंठल भी जलाते हैं कि केवल पत्ता ही जलाते हैं? नहीं, केवल पत्ता। ओके, ठीक ठीक, बहुत अच्छा इसका इंफॉर्मेशन। प्रयोग किया जा सकता है सर, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अब तो बिहार में भी पेटेंट के लिए कार्यालय खुल गया है, सुने हैं जैसा तारामंडल में यहाँ एक कार्यालय खुला है जिसमें कि बिहार के बच्चे, बिहार के शिक्षक यदि कोई सामान बनाते हैं तो उसका पेटेंट किया जाएगा। जी जी, ये विज्ञान एवं तकनीक विभाग द्वारा नहीं, हम सोचे हुए हैं इस प्रोजेक्ट को जो है ना, जब मान लीजिए चूंकि प्रोजेक्ट जो अपना आता है विज्ञान पर्यावरण प्रदर्शनी का, तो उसमें तो टॉपिक रहता है, या अन्य भी कई हैं जैसे जिसमें टॉपिक रहता है। तो टॉपिक से जिस दिन ये मेल खा जाएगा टॉपिक से, तो उस दिन मान लीजिए इस पर काम करेंगे। मेरे छात्र के, मैं अपने छात्र के द्वारा सर मुझे काम करवा। लगता है कि आप इस टॉपिक पर काम करना शुरू कर दीजिए,
क्योंकि यदि सफाई है तो सफाई और स्वास्थ्य और सफाई में तो ये जा ही सकता है। हाँ, ये अभी जो टॉपिक आया है क्लीनेस वाला, ये हेल्थ एंड क्लीनेस वाला, इसमें ये जा सकता है, क्योंकि इससे इसके लिए भी सही है, हमारा कूड़े कचरे का भी तो निदान हो गया। केला जी का पेड़ जो सूख गया जी तो उसका भी तो उसी का उपयोग हम कर रहे हैं। जी जी तो उसको इससे जलाने बहुत पर अधिक प्रदूषण फायदे हैं। हुआ, जी। उसको जलाने पे जो प्रदूषण हुआ। हाँ, ये तो मान लीजिए जलाने से प्रदूषण तो जलता तो आज भी मान लीजिए गांव घर में तो आपको खाना पीना तो लकड़ी और गोईठा और कोयला से ही बन रहा है, गैस से तो बहुत कम ही बन रहा है। ऐसे सरकार अभी गैस उपलब्ध कराई है, लेकिन मान लीजिए हर जगह आज भी गैस नहीं है, तो लोग तो मान लीजिए कि आज के डेट में भी मान लीजिए, लेकिन इनके प्रदूषण जो है वो मात्रा, कार्बन का जो मात्रा होता है इसमें कम होता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि एसेंशियल वर्क में अब ऐसा नहीं है कि ये करना ही नहीं है, एसेंशियल वर्क तो होगा ही, लेकिन हमको ध्यान ये देना है कि जो कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सके, ज्यादा जो कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ा सके, वैसी चीजों पर हमको ध्यान देना है। और बोलिए, आपका और कोई प्रश्न है क्या? नो हेलो। सर। अभी तो जैसे पराली जलाने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो अब तो उसका इथेनॉल बनने लगा। जी जी, इथेनॉल बनने लगा है, और इथेनॉल का आपको मैं बता रहा हूं कि जो कल माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हमारे यहाँ पूर्णिया जिला में ही, जहां हम रह रहे हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं है कि जो एसेंशियल वर्क जो होगा, जो अति आवश्यक कार्य है, वो तो संपादन होगा ही, जी वो होता आया होता रहेगा, लेकिन उसमें ध्यान देने की बात यह है, या पूरा विश्व ध्यान दे रहा है, तो उसमें ऐसे काम नहीं हो जो हमारे कार्बन उत्सर्जन के चलते कार्बन की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। इस पर हमको ध्यान देना है। मान लीजिए जिसमें थोड़ी बहुत बढ़ रही है वो अभी रुक नहीं सकता है, हाँ वो तब रुकेगा जब हम पूरा गैस पर आधारित हो जाएंगे, सारे जगह गैस पर। अभी जैसे पलारी की मामला दिल्ली और हरियाणा में बहुत ज्यादा आया, तो वहां मान लीजिए रोका गया, उसको कहा गया कि नहीं, कचरा के रूप में इसको जमा कर दीजिए, इसे ग्रीन खाद का मान लीजिए कि काम कीजिए। तो वो जब मान लीजिए आवश्यकताएं आती है तो आविष्कार होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। यस सर। और कोई सवाल है आपका? बोलिए। हेलो। और किसी बच्चे का कोई सवाल है? सर, हाँ बोला जाए। लेकिन उस राख का फिर यूज कैसे करेंगे? आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज कैसे करते हैं? कपड़े में डाल वही के। पाउडर जो है, सर्फ जो है, आप उसका यूज कैसे करते हैं? पानी में घोलते हैं ना। हेलो। सर, तो उससे कपड़ा काला नहीं होगा? नहीं होगा ना, वो आप आगे कोई प्रदर्शनी आएगा तो लेके आएंगे ना, काला नहीं होगा, उसका टिकिया बना के लाएंगे, टिकिया, यही उससे तो कपड़ा साफ करना होगा। है, यही तो रिसर्च का काम है। जी जी। एक जो जानकारी मिली, इसको हम लोग फिर से प्रयोग करके देख लें, इसके जितने फैक्टर्स हैं उन सब पर ध्यान कर लें, विचार कर लें, यही तो हमें करना है। जी जी। साबुन, इस बच्चे का सवाल ये है, अगर साबुन, बच्चे सुनो, लाइफ बॉय साबुन लाल कलर का होता है ना। यस सर। हेलो। तो उससे कपड़ा साफ करते हैं तो क्या कपड़ा लाल रंग का हो जाता है? नो सर, उसका झाग के कारण कपड़ा साफ होता है। जी, तो उसमें भी झाग ही निकलेगा। प्रश्न का जवाब आप खुद जान रही हैं, समझे ना, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। अब आप देखिए, सिंथॉल साबुन लगाते हैं, वो थोड़ा सा पीला कलर का रहता है, लेकिन पीला कलर रहने के बाद अगर उसको लगाया जाता है तो पीला नहीं न पड़ता है, उसमें जो झाग और फेन जो उत्पन्न होता है, वो केमिस्ट्री में जाइएगा तो जी जी जी, बोला जाए। सर, वो तो केमिकल की वजह से होगा। हाँ, वही सेम है ये। आपको ये नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है, अंतर इतना ही है। लेकिन प्रकृति में अभी भी बहुत चीज नेचुरल ऐसे हैं जिसको हम यूज कर रहे थे पूर्व में, आज हम उसको आधुनिकता के दौड़ में उसको हम छोड़ते जा रहे हैं और कुछ आर्टिफिशियल चीज को अपनाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जितनी सारे जीवन की जितनी सारी मतलब समस्याएं हैं, उसका सबका नेचुरल, मतलब नेचुरल में सब कुछ उसका निदान है। और आपको मैं बता दूं कि जितनी भी बातें हैं वो उसका सबका निवारण नेचुरल में है, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है।
नेचुरल जो है प्रकृति हमें सभी चीज प्रदान की है, हम सिर्फ उसका यूज करना नहीं जान रहे हैं, या हम जानकारी के अभाव में उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, आधुनिकता के दौर में मान लीजिए हम लोग जो है आर्टिफिशियल सब कुछ अपनाते जा रहे हैं। आज के डेट में मैं बता दूं कि गांव में हम लोगों के यहाँ पहले एक चावल का ढेकी होता था, जिसमें चावल कूटा जाता था। ढेकी आप लोग समझते भी नहीं होंगे। उसके बाद फिर मशीन आ गया तो उससे चावल कुटाई होने लगा। और आज के डेट में अब कोई भी घर में इतनी सुकुमार माँ बहनें हो गई हैं कि अब चावल कुटाई की बात तो दूर जा, बाजार से चावल खरीद के ले आता है जो पॉलिश किया हुआ चावल आता है। तो आखिर उसके दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। यस सर। अभी भी अधिकतर आदमी गांव के खाते हैं। इसलिए जो है, जो नेचुरल प्रदत्त चीज है ना, उनको हम ज्यादा से ज्यादा अगर यूज कर लेते हैं या उसके आदी हो जाते हैं, तो आपको ये जो टॉपिक दिया गया स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य निश्चित रूपेण आपका स्वस्थ रहेगा। हमको ये भी तो करना है कि हम स्वस्थ कैसे रहें जीवन में। यस सर। हाँ, तो आपको नेचुरल चीज ज्यादा अपनाना, प्रकृति प्रदत्त चीज अगर आप अपनाते हैं तो आपको मान लीजिए इससे सुविधा मिलेगी। ठीक है सर, लेकिन नॉर्मल आदमी अगर चाहे तो उसे केमिकल और जो जो लगेगा वो सब कैसे जुटाएंगे? हम बता रहे हैं, सुनिए, मुझे लगता है ना कि जो भी सर बोल रहे हैं उस तरीके को थोड़ा रिफाइंड वे में हमें जनता के सामने रखना होगा। जैसे आप पहले हम लोग काम करेंगे मैडम, उस पर काम करेंगे। बोतल में दूध आते थे, जब डेयरी का बन गया तो वो हम पहले तब तक गाय थी, तब तक तो आदमी बर्तन लेकर जाते थे दूध लाने के लिए। उसके बाद हो गया कि सीसी में आने लगा दूध, फिर उसके बाद वो प्लास्टिक के थैली में आने लगा, चूंकि वो ये हो गया, आसान हो गया पहुंचाना। अब बोतल को साफ करने का झंझट था। तो जैसे जैसे चीजें सुगम होती चली गई, हम लोग उसको अपनाते चले गए, और उसके कारण जो हमारे स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है, ये दूरगामी परिणाम होता था। स्वास्थ्य में यदि मुझे कैंसर हो रहा है तो ये बाद में पता चलता था कि ये खाने के कारण या इस कारण से हो गया। शुरुआती दौर में तो हमें अच्छा लगता है कि अरे प्लास्टिक के भी ग्लास में चाय आ गया, चाय तो पी लिए ना, तो हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। यदि इसी तरीके से यदि जो अभी केले के पत्ते की बात हो रही है, यदि उसका एक टिकिया बना के और जन साधारण को उपलब्ध कराया जाएगा तो धीरे धीरे ये चीजें जानकारी के साथ साथ लोग अपनाएंगे। अभी भी सरसों के खल्ली और ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिनका मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी तो बाजार में मिलते हैं और बड़ी महंगे मिलते हैं सफाई के लिए। जी। और ये जो चावल की ढेकी के चावल की बात हो रही थी, तो एक दौर आया जबकि हम लोग अपने भारत की परंपराओं से दूर हटते चले गए। अब हम लोगों की फिर से कोशिश है कि भारत की जो परंपरा थी, संस्कृति थी, ज्ञान था, विज्ञान था, उसको हम लोग फिर से अपने समाज की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग पॉलिश चावल खाना ही अपने गर्व की बात समझते थे, वहीं अब कुछ दिनों से राइस सूप, ब्राउन शुगर, ये सब बड़े बड़े होटलों में परोसा जा रहा है। तो थोड़ा उसके सामने में रखने का तरीका केवल यदि हम लोग बदल दें, ताकि वो जनता के लिए बहुत माने जो हमारे आजकल के जो जीवन शैली हो गई है उसके साथ वो फिट बैठे, तो हम लोग फिर उसकी ओर लौट आएंगे। और हम समझ रहे हैं मैडम कि जो अभी जो परिवेश चल रहा है, जितनी अभी डिजीज भारत में हो रहा है या विश्व में हो रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग आधुनिकता के दौर पर जो सुगमता होते गया हम उसको अपनाते चले गए और पूर्व की बातों को हम भूलते चले गए। और हमें लग रहा है कि अगर इन सारे चीजों को ठीक करना है, मैं आपके बातों से 100% सहमत हूं, तो पूर्व में जो हमारे यहाँ हो रहा था उसको पुनः फिर अपनाना होगा और उस पटरी पे आना होगा। सर, लेकिन आदमी सहूलियत को किस प्रकार हमें कम समय में बहुत अच्छा काम हो जाए? ये तो जागरूकता फैलानी होगी ना। क्या सवाल आप सुन रही हैं तो हाँ बोलिए बोलिए क्या सवाल है आपका? सर, मतलब कि आसानी होने के कारण आदमी सोचते हैं कि हम यही कर ले, इतना झंझट क्यों करें?
हाँ, ये बिल्कुल सही बात बोले कि आसानी के चलते लोग यही करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम जो हम भुगत रहे हैं, तो फिर उसमें उसको तो उससे उससे भी तो हमको हटना है कि हमको दूरगामी परिणाम हमको नहीं भुगतना पड़े। तो हम एक मतलब थोड़ी सी सुगमता के चलते हम दूरगामी परिणाम भुगत रहे हैं, दूरगामी परिणाम नहीं भुगते हैं, तो उसके लिए हम सुगमता को हमको छोड़ना होगा, हमको उस चीज को अपनाना होगा। आप अगर किसी भी राह में चल रहे हैं तो आपको आसान राह आप तुरंत चुन लेते हैं, लेकिन अगर आसान राह चुनने के बाद हमारा रिजल्ट खराब हो, परिणाम अगर हमारा खराब हो, तो हम उस राह को नहीं ना अपनाएंगे, या अपनाना नहीं ना चाहिए। ये सर मेरा लेकिन कहने का आदमी मतलब है। तो बात निशी नहीं कुमारी का भी हैंड रेज है। निशी कुमारी आप अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, ये स्वास्थ्य और सफाई से ही मेरा है मैम। जैसे आसपास के जो उपलब्ध हैं पेड़ पौधे मैम, उससे मैंने अपनी बच्चियों से मतलब अपने छात्रों से ये बनवाया था सैनिटाइजर और फर्श साफ करने के लिए, लेकिन वो वाटर बेस्ड है तो वो बहुत दिन तक रहता नहीं है। तो उसमें क्या मिलाएं जो वो टिकाऊ हो? अगर इसमें कोई सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आसपास में हम लोगों के बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है, तो उसको मिलाकर के हम बनाए थे और वो कारगर भी है सैनिटाइजर और फ्लोर क्लीनिंग के लिए कोरोना काल में। तो बस वो वाटर बेस्ड है सर, उसको मैम उसको टिकाऊ कैसे बनाए इस पे हो तो ये मेरी बच्चियों का अलग प्रोडक्ट होगा और ये जा सकता है मैम के अंतर्गत। जी जा सकता है, आप कोशिश कीजिए। हाँ। हम लोग भी पता लगाएंगे हाँ कि इसमें, और सर लोग भी हैं इस समूह में जुटे हुए, ये लोग भी मदद करेंगे। सर कोई सुझाव आप लोगों के तरफ से? मैम हमें इसके बारे में थोड़ा पता है। इसको कैसे ड्यूरेबल बनाया जाए? मैम इसके लिए वाटर में एक केमिकल डाला जाता है, उस केमिकल का नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन उस केमिकल की वजह से हमारा कोई भी वाटर वाला जो चीज बना रहता है वो टिकाऊ हो जाता है। ठीक है, वो भी प्रयास करके देखा जाएगा, क्योंकि जब एक शोध करना है तो इस तरीके के तो प्रयास करने ही होंगे, तभी तो एक अच्छा नतीजा आएगा। जी जी। आजकल मैम एक ई कचरा पे भी सोचने की जरूरत है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तेजी से कलेक्ट हो रहे हैं हमारे देश में, ये भी एक समस्या। तो हाँ इस पे काम किया जाए। वो काफी मतलब बड़ा समस्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलते जा रहा है, नए नए मोबाइल आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, और अंदर के जो किट है वो पुराने हो रहे हैं, वो किस तरह से डंप करना है, सर रीयूज कैसे करना है। तो इस टॉपिक में बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट सामने आएंगे। इसके बैटरी का अलग स्वभाव होता है और उसके जो प्लास्टिक के खोल और डब्बे होते हैं उसका अलग स्वभाव होता है जी। तो इन सब के लिए अलग अलग से सोचना होगा। जैसे पुराना मोबाइल लोग थोड़ा खराब हुआ फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक किट्स हैं जो दूसरे चीज में यूज हो सकते हैं, तो वो उस तरह से उसको फिल्टर करना और उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि तो जिस जमीन में भी गड़ जाएगा उस पूरी मिट्टी को ये बर्बाद कर दे रहा है। जी। एक मूवी भी बनी थी कि कोई कंट्री था, साउथ इंडियन मूवी थी, वो ना अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक्सपोर्ट करता था इंडिया में, और वो मतलब गलत तरीके से इंडिया में आता था, और उसको उससे जो प्रदूषण फैला उसके आसपास के स्कूल पे बहुत सारा असर हुआ। जब एनवायरमेंटल चेंजेस आने लगे, उसके सॉल्यूशन पे भी हम लोग सब कोई काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ खाद्य पदार्थ भोज जो है उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। कुछ चीजें मार्केट में अपने फायदे के लिए भोजन में मिलावट के तौर पर या छिड़काव करके बेचा जा रहा है, उसके कारण भी हमारे स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ रहा है। अब मिठाई पर भी वो एक डाल देंगे कि चांदी का वर्क है, वो तो चांदी भी नहीं रहता और उस सब के कारण शरीर पर खराब असर पड़ रहा है। तो जो फल सब्जी है बार बार होता है कि इसको सुंदर दिखने के लिए उसमें बहुत तरह के केमिकल का प्रयोग हो रहा है, तो वो सुंदर दिखे, लेकिन उसमें किस माध्यम से वो सुंदर दिखे, किस माध्यम से वो ज्यादा टिकाऊ हो, इस पर भी सोचना होगा।
ट्रेन में बार बार आ जाता है कि दूध को बचाने के लिए वो लोग क्या क्या मिला दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो बहुत खतरनाक है। मैडम मैडम इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आपकी इजाजत जरूर से? जरूर जरूर। हाँ मैडम, अभी हम लोग चूंकि हम लोग गृहस्थ मतलब खेती गृहस्थी वाले परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो हम लोग अभी जो जैसे गेहूं हम लोग सुखा के रख देते हैं या मतलब फिर साल भर उसको खाते हैं, तो अभी क्या है कि मार्केट में मतलब टिकिया मिलता है दवाई का, वो उस गेहूं में डाल दिया जाता है, मतलब उसको हम लोग बदारी बोलते हैं, या मतलब अब तो मिलने लगा है स्टील का भी बड़ा सा बॉक्स, उसमें मतलब डाला जाता है। तो वो 5 महीने 4 महीने मान लीजिए उसमें सूड़ा नहीं लगता है, सुन्ना नहीं लगता है, फिर बाद में फिर उसको सुखाना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। वो जो केमिकल डालते हैं उसके बाद जो उस गेहूं को मतलब आटा जब बनता है उसमें कुछ ना कुछ हल्का स्मेल आने लगता है। लेकिन पुराने समय में हम लोगों के यहाँ जो होता था मिट्टी का बना हुआ मतलब बॉक्स टाइप का होता था लंबा जी, जैसा, उसमें कोठी। क्या किया जाता सर हम था, लोग सब नीम। बिहार के लिए कोठी जिसको कहते थे। हाँ जी, कोठी जिसको कहते हैं, हम लोग मिथिलांचल में कोठी ही बोलते हैं। जी तो अब उस समय में क्या होता था कि हम लोगों के पिताजी दादाजी और सर डहरी। लगता है सर का नेट खत्म हो गया है। तो यस मैम, उनका नेट प्रॉब्लम था। नेट को भी बैटरी की तरह बचा के रखने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे इन्वर्टर में रहता है ना, यदि लाइन है तो वो बैटरी चार्ज रहता है, कुछ देर तक चलता है। यस मैम। हाँ आइए, संतोष जी आ गए, नेट आ गया। हेलो। तो यहाँ जो लोग भी हैं, बहुत सारे जैसे हैं जो लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले में थोड़ा ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो लोग सोच सकते हैं कुछ ऐसा चीज बनाने के लिए जिसमें कि नेट को भी हम लोग सुरक्षित करके रख सके। यस मैम, ताकि नेट खत्म होने के बाद उसका यूज कर सके। हाँ, उसके बाद भी वो आधा घंटा काम करे, नहीं तो हम लोग जहां पर रहते हैं वहीं पर वो एक बैक में बंद हो जाता है। तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम सोचा जा सकता है, ये भी हमारे लिए समस्या है। चलिए, और कोई अलग फील्ड बताइए इसकी, यस जो कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी हो, जो कि समाज के लिए भी समस्या है, उसका निदान हम लोग ढूंढेंगे। मैम, जैसे कि अब अधिकतर जगह रोड बन रहे हैं, उस कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम निकल रहे हैं। तो हाँ रोड तो बनने में, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, क्या सवाल है आपका? हेलो। सर अब क्या हाँ यस क्या हाँ बोलिए। सर, अब हर क्या? जगह रोड बन रहे हैं, इस कारण मिट्टी ना होने के कारण वो चीज मतलब फसल या फिर पेड़ पौधे नहीं हो पा रहे हैं जो होने चाहिए। हाँ ऐसे ही हर तो जगह आदमी जो, रहते। हाँ तो ये है, देखिए कि आप रोड पे जो गाड़ी घोड़ा चलता था वो पेट्रोल डीजल से अभी तक मेनली चल रहा है, उसमें कार्बोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। उसी को उसी को कम करने के लिए आप सुने होंगे कि सीएनजी से अब चल रहा है, जो धुआं ज्यादा नहीं दे, मतलब धुआं नहीं दे, यस और सर, जिसके चलते सीएनजी कार्बन और उत्सर्जन नहीं हो सके। तो ये जो है, देखिए, पर्यावरण प्रदूषित जो हो रहा है ये पूरे विश्व की चिंता है और हम सभी मानव की चिंता है। इसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारे उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मान लीजिए कि आवश्यकता के अनुसार मान लीजिए रोड भी बढ़ता जा रहा है, लोग गाड़ी भी प्रतिदिन खरीद रहे हैं, लोग गाड़ी पर चढ़ने वालों की संख्या भी ज्यादा हो रही है। तो इसी के कंपोनेंट में मान लीजिए सीएनजी गैस का यूज किया गया कि जो कार्बोत्सर्जन ज्यादा नहीं हो सके। इसमें मान लीजिए हमारी संवेदनशील सरकार, भारत सरकार के भी पर्यावरण मंत्रालय भी इसमें लगे हुए हैं, और हम लोग का भी इसमें ड्यूटी बन जाता है कि इसको कितना से कितना हम कम कर सकें। आप एक दिन में पूरा खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास अगर हमारा सतत प्रयास अगर जारी रहेगा तो इसको हम कम कर सकते हैं, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इसको हम जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है। जी। हेलो। हाँ हाँ सर। यस सर।
और किसी बच्चे का कोई सवाल है? मैम हम एक बार सभी का परिचय जानना चाहते हैं। किनका परिचय जानना चाहते हैं? सर मैम का। सभी जुड़ रहे हैं और कोई मतलब बच्चे जुड़े हैं, वो कहाँ से हैं, ये सब मैम। अच्छा अच्छा। चलिए, सर लोग अपना परिचय दे देंगे और धीरे धीरे जो भी बोलेंगे, जैसे आपका परिचय तो भी आपने दिया था, आप किस विद्यालय से हैं? मेरा परिचय है? नहीं, वो जो भी बच्चे जो बोल रहे हैं, अरुण कुमार। नो मैम। आप किस विद्यालय से हैं? मैम राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल मॉर्निंग वाला से है मैम। तो मनोज सर भी अपना परिचय दे दें। बच्चे की इच्छा है कि परिचय जाने। संतोष सर अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं विज्ञान शिक्षक उच्च विद्यालय धमधा पूर्णिया में पदस्थापित हूँ। मैं एमएससी हूँ, बीएड हूँ, एलएलबी हूँ, केमिस्ट्री से एमएससी हूँ। संतुष्ट हो गए आप अरुण जी? हेलो, मैं हाँ, बोलिए मनोज जी। हेलो, मैं मनोज कुमार सिंह विशेश्वर सेमिनरी छपरा सारण से हूँ और मेरा विषय भौतिकी है। चलिए, बहुत बढ़िया। और बहुत एक्टिव रहते हैं ये जितने अभी समूह में हैं, सबको बहुत एक्टिव रहते हैं। चलिए, सौरभ सुमन जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ सुमन है और मैं सुपौल में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में कंप्यूटर शिक्षक हूँ। चलिए, अनिल जी भी अपना देना चाहेंगे परिचय? मैम ये तो लेफ्ट होगा। चलिए, किसी और के पास कोई है प्रश्न अभी? और तो स्वास्थ्य और सफाई के बहुत सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। जो केवल तंबाकू और मद्य वाले ही समस्याएं नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसके कारण को जानेंगे। कारण को जानने के बाद हम लोग खोजेंगे इधर उधर में ही, जैसा अभी सर लोग भी बता रहे थे, बहुत सारे उसके समाधान भी उपलब्ध हैं समाज में। उन समाधानों में को हम किस तरीके से और सुगम बनाएं और प्रभावी बनाएं, इसके लिए हमें सोचना होगा। यदि समाधान उपलब्ध नहीं है तो समाधान के लिए भी सोचा जा सकता है। हम लोग जो भी उपाय करेंगे एक ही बार में सफल हो जाए कोई जरूरी नहीं है। तो ये कि निरंतर प्रयास करने के बाद एक अच्छा सा प्रभावकारी उपाय निकलता है, और इस तरीके के जो उपाय निकलते हैं वही समाज में लंबे समय तक एग्जिस्ट करते हैं। तो वैज्ञानिक सोच को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग इस तरीके की अपने दृष्टिकोण को और विकसित करें, जिसमें कि आंकड़ा के आधार पर, सबूत के आधार पर हम लोग कोई निर्णय लेना चाहें। सुमन कुमारी कोई है जो कुछ बोलना चाह रही हैं क्या? सुमन कुमारी, क्योंकि स्वास्थ्य और सफाई जो है वो हमारे प्रतिदिन प्रत्येक क्षण से रिलेटेड है। हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, हमारे कपड़ा से भी रिलेटेड है। बहुत सारे ऐसे कपड़ा बने हुए हैं जो कि हमारे शरीर पर जाकर के बहुत सारे एलर्जी कर देते हैं। बहुत जगह सुने होंगे कि एलर्जी हो जाता है। बहुत सारे हमारे पेड़ पौधों से भी एलर्जी होता है। तो इन सब तरह की जो है स्वास्थ्य में रुकावटें, उन चीजों की पहचान करना और उसका निदान करना, यही इस टॉपिक का विषय है। और हमको लगता है कि हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझे हैं अभी। तो हम लोगों का ध्यान इस ओर रहेगा कि हम देखेंगे कि हमारे अगल बगल किस किस चीज के प्रयोग से हमें क्या क्या दिक्कत हो रही है, समाज को क्या दिक्कत हो रही है, और तब उसके निदान के लिए हम लोग एक दूसरा विकल्प तलाश करेंगे। यदि कोई मन में विकल्प आता है तो हम लोग फिर अगले प्लेटफॉर्म पर इसको रखेंगे
यहाँ आपके विद्यालय के भी शिक्षक हैं और यहाँ भी कुछ शिक्षक हैं, तो हम लोग मिल बैठ करके उसके लिए कुछ आगे ऐसी योजना बनाएंगे कि बिहार से ज्यादा प्रदर्श बन के जाए, और वो हम प्रदर्श ऐसा हो जो कि पूरे समाज के लिए पहली बार एक सोच हो। जो भी सोच पहले कहीं यूज हो रहा है तो वहां पे स्टेट लेवल में तो आप चुनाइएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक जाते जाते फिर वो मुश्किल होने लगता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो हम लोग अपने समाज के जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए, समाज में शांति सुख सुविधा, अपने हैप्पी इंडेक्स को बनाए रखने के लिए हम लोग, क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा, सफाई रहेगी, तभी तो हमारा हैप्पी इंडेक्स बनेगा। तो अपने हैप्पी इंडेक्स को बनाए रखने के लिए हम लोग कुछ उपाय ढूंढेंगे और वैसा प्रदर्शन बनाएंगे। तो मुझे लगता है आज की बैठक हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। जो भी आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग, हम लोग इस चर्चा को अभी लगातार अभी और चलाएंगे, ताकि इस क्रम में यदि किसी के मन में कोई बात आती है तो उसको हम लोग आपस में चर्चा कर सके। और फिर इसके बाद फिर सप्ताह में एक बार करेंगे। अभी तो ये लगातार चल रहा है, तीसरा दिन है, अभी लगता है कि ये एक सप्ताह 10 दिन तक अभी और लगातार हम चलाएं। ठीक है, किसी का कोई विचार? मेरे कहानी के लिए भी हम लोग विचार करेंगे और एक कहानी भी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो सबों को मेरे तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अरुण जी जो है बहुत अच्छा प्रश्न पूछे, उनकी उत्सुकता के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें कुछ अच्छा निदान निकले। और शेष हमारे जितने बच्चे जो प्रश्न नहीं पूछे हैं उनके लिए भी अभी एक हाथ उठाया प्रशांत जी का। प्रशांत जी, कोई प्रश्न है तो पूछिए, आपका हैंड रेज हुआ अभी तुरंत। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, माइक ऑन नहीं हो पा रहा था। जी मैडम, ये कार्यक्रम अभी क्या लंबा चलेगा क्या? नहीं, अब आज का तो खत्म हो रहा है। ये कार्यक्रम अभी हम एक सप्ताह चलाएंगे, क्योंकि इस न्यूज को जनता, शिक्षकों और मार्गदर्शक शिक्षकों तक और बच्चों तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। जब हम ये लगातार चलाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी सोच है कि इससे सभी तक समाचार पहुंच जाएगा, तो हम लोग एक तरीके से सोचना, बात करना शुरुआत करेंगे। जी जी। तो मैडम प्रत्येक दिन टाइमिंग और टॉपिक क्या अलग रहेगा या एक ही तरह का रहेगा? टॉपिक अलग अलग रखते हैं, अभी टाइमिंग यही 3 से 5 रखते हैं। जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो सबों को मेरा नमस्कार और आज की बैठक यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।